क्लास शुरू करें। आज हम इस डीप ड्राइव में उत्तर प्रदेश के जनरल नॉलेज को इन 15 स्लाइड्स के थ्रू समझेंगे। ये एक रैपिड रिवीजन जैसा होगा जहां हम हर स्लाइड के विजुअल्स और उसके फैक्ट्स को ठीक से डिकोड करेंगे। जी मैम, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। विजुअल्स के साथ याद रखना वैसे भी आसान होता है और दिमाग में आराम से फिट हो जाता है। चलो तो सबसे पहली स्लाइड देखते हैं जहां से हमारी यूपी की पहचान शुरू होती है। जी मैम, दिख रही है। इस पर मैप और कुछ सिंबल्स बने हैं। हाँ, तो इस स्लाइड पर यूपी का मैप है और बीच में रूमी दरवाजा का एक बड़ा सा 3D मॉडल दिख रहा होगा। एक तरफ हमारा राजकीय पशु यानी बारहसिंघा है और दूसरी तरफ राजकीय पक्षी सरुस क्रेन है और टॉप राइट पर स्टेट एम्बलम दिख रहा है जिसमें तीर धनुष और 2 मछलियां बनी हैं। सही, ये एम्बलम तो काफी जगह देखा है सरकारी डॉक्यूमेंट्स पर। बिल्कुल। अब इसके की पॉइंट्स देखो। यूपी की राजधानी का सफर बड़ा इंटरेस्टिंग रहा है। 1836 में आगरा थी, फिर 1858 में प्रयागराज हुई और 1935 से परमानेंटली लखनऊ बन गई। अच्छा। और ये जो सारस पक्षी है ना, ये प्रेम और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। साथ ही हमारा स्टेट एम्बलम 1938 में ऑफिशियली एक्सेप्ट किया गया था। मैम, एक डाउट था मुझे इसमें, इस राजकीय चिन्ह में 2 मछलियां और तीर धनुष एक साथ क्यों दिए गए हैं? इनका क्या कनेक्शन है आपस में? बहुत अच्छा सवाल है। देखो, मछलियां जो है वो अवध के नवाबों का प्रतीक है, उनके निशान से आई हैं, और जो तीर धनुष है वो राम राज्य यानी भगवान राम को दर्शाता है। तो ये एसेंशियली हिंदू मुस्लिम यूनिटी और यूपी की एक रिच ब्लेंडेड हिस्ट्री का कॉम्बिनेशन है। ओह वाओ, ये तो काफी डीप मीनिंग है। मैम, स्लाइड के नीचे जो एक रेड एग्जाम अलर्ट MCQ पैनल है, उसमें क्या इंपॉर्टेंट है? उस पैनल पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि स्टेट एम्बलम किस साल एक्सेप्ट हुआ था, जिसका आंसर है 1948। और रूमी दरवाजा कहाँ स्थित है, तो वो लखनऊ में है। इन्हें थॉरली याद रखना है एग्जाम के लिए। जी, समझ गया। चलो, अंदर की बात तो हो गई। अब अगली स्लाइड देखते हैं और समझते हैं यूपी के बॉर्डर्स और जियोग्राफी के बारे में। जी मैम, मैप चेंज हो गया अब। हाँ, तो इस विजुअल को डिकोड करते हैं। मैप पर देखो, पश्चिम में शामली पर एक ग्रीन पिन लगा है जो सबसे वेस्टर्न पॉइंट है। फिर पीलीभीत से महाराजगंज तक नेपाल बॉर्डर मार्क किया हुआ है और बॉटम टिप पर सोनभद्र पर पिन है। हाँ, ये पिन्स हाईलाइट कर रहे हैं बाउंड्रीज को। एग्जैक्टली। अब पॉइंट ये है कि यूपी 8 राज्यों, एक यूनियन टेरिटरी यानी दिल्ली और एक देश जो कि नेपाल है उससे अपना बॉर्डर शेयर करता है। शामली सबसे पश्चिमी जिला है। नेपाल बॉर्डर यूपी के 7 जिलों को छूती है। ठीक है। और सबसे यूनिक है सोनभद्रा। ये एकमात्र ऐसा जिला है जो 4 स्टेट्स यानी MP, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार को टच करता है। वे 4 स्टेट्स को? मैम, एक अकेला जिला 4 स्टेट्स को कैसे टच कर सकता है? मैप में थोड़ा अजीब लग रहा है ये देखने में। मैप को थोड़ा और ध्यान से देखो जरा। सोनभद्रा नीचे की तरफ एक पेनिनसुला या पूंछ की तरह निकला हुआ है, इसीलिए उसके चारों तरफ अलग अलग स्टेट्स का बॉर्डर आकर लग जाता है। अच्छा, अब समझ आया। शेप ही वैसा है उस जमीन का। मैम, इस स्लाइड के एग्जाम अलर्ट पैनल में क्या दिया है, ये भी बता दीजिए। इसमें एग्जाम में बार बार पूछते हैं कि कौन सा जिला 4 स्टेट्स की बाउंड्री टच करता है, तो उसका सीधा आंसर है सोनभद्रा। और दूसरा सवाल बनता है कि यूपी कितने देशों के साथ सीमा बनाता है, जिसका आंसर है सिर्फ एक यानी नेपाल। ठीक है, ये तो एकदम क्लियर हो गया। अब बाउंड्री समझ आई तो देखते हैं NCR के आसपास का हिस्सा। चलो, अब अगली स्लाइड देखते हैं। जी। इसमें तो कुछ सर्कल्स बने हुए हैं मैप पर। बिल्कुल, इस मैप पर ये गोल घेरे या कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स दिल्ली NCR के प्रभाव को वेस्टर्न यूपी पर दिखा रहे हैं। इसमें शामली, अलीगढ़ और गौतम बुद्ध नगर पर मेन फोकस किया गया है। तो इन सर्कल्स का क्या मतलब निकलता है फैक्ट्स के हिसाब से? हेडलाइन कहती है कि यूपी के कुल 8 जिले NCR यानी नेशनल कैपिटल रीजन में आते हैं। शामली NCR का 30वां और यूपी का 8वां नया जिला बना है जो इसमें शामिल हुआ है। अलीगढ़ अभी प्रपोज लिस्ट में है और गौतम बुद्ध नगर देश का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक सिटी बन रहा है। एक सेकंड मैम, गौतम बुद्ध नगर को इलेक्ट्रिक सिटी क्यों कहा जा रहा है? वहां बिजली बनती है क्या? EV यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और टेक मैन्युफैक्चरिंग का बहुत बड़ा हब बन रहा है, इसीलिए उसको ये इलेक्ट्रिक सिटी का नया टैग मिला है। ओह आई सी, टेक और EV हब है। मैम, इस रेड एग्जाम अलॉट बॉक्स वाले क्वेश्चंस भी बता दीजिए स्लाइड के। इसमें एग्जामिनर्स कंफ्यूज करने के लिए पूछते हैं कि NCR का तीसरा जिला कौन सा बना, तो आंसर होगा शामली। और यूपी के टोटल कितने जिले NCR में है,
तो वो 8 हैं। इसे गलत नहीं करना है। जी मैम, याद रहेगा। ज्योग्राफी और बॉर्डर्स के बाद आओ देखते हैं इन जमीनों को पानी कहाँ से मिलता है। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। जी मैम, यहाँ तो बहुत सारी नदियां दिख रही हैं ब्लू लाइंस के फॉर्म में मैप पे। सही पकड़ा। मैप पर ब्लू लाइंस का पूरा जाल बिछा है जो मुख्य रूप से गंगा, यमुना, गोमती और साई नदियों को दर्शा रहा है, और उनके किनारे बसे शहरों को छोटे रेड डॉट से पॉइंट किया गया है। ये नेटवर्क तो काफी बड़ा और घना लग रहा है। बहुत बड़ा है। की पॉइंट्स देखो, गंगा बिजनौर से स्टेट में एंटर करती है, 28 जिलों से गुजरती हुई बलिया से एग्जिट करती है। यमुना के किनारे मथुरा, आगरा और इटावा बसे हैं। गोमती के किनारे जौनपुर, सुल्तानपुर और लखनऊ हैं। और साई नदी के किनारे प्रतापगढ़ स्थित है, जिसे ओयोला नगरी भी कहते हैं। मैम, एक डाउट था दिमाग में, जैसे गंगा हिमालय से आती है, क्या गोमती भी पहाड़ों से ही आती है? नहीं, यही तो सबसे इंटरेस्टिंग बात है। गोमती पहाड़ से नहीं बल्कि यूपी के ही पीलीभीत जिले में एक झील है, पुलहर झील, वहां से निकलती है। ये पूरी तरह से एक प्लेन एरिया यानी मैदानी इलाके की नदी है। अच्छा, ये तो अलग फैक्ट था। मुझे लगा सब पहाड़ से ही आती है नेचुरली। और मैम, इस स्लाइड के नीचे वाले एग्जाम अलर्ट क्वेश्चंस क्या हैं? एग्जाम अलर्ट में 2 बहुत जरूरी पॉइंट है। पहला, गंगा यूपी से किस जिले से बाहर निकलती है, जिसका आंसर है बलिया। और दूसरा, जौनपुर किस नदी के किनारे बसा है, जिसका आंसर गोमती होगा। डन। नेक्स्ट चीजें देखते हैं। जहां नदियां होती हैं वहां जंगल और जानवर भी होंगे, है ना? तो चलो अभी नेक्स्ट स्लाइड पर वाइल्ड लाइफ देखते हैं। बाप रे, इस मैप पर तो एक बड़ा सा व्हाइट टाइगर का फेस बना एकदम सेंटर में। हाँ, विजुअल इम्पैक्ट के लिए मैप के बीच में एक बड़ा टाइगर फेस इसलिए लगाया है क्योंकि ये वाइल्ड लाइफ और टाइगर रिजर्व्स को दर्शा रहा है। साथ ही पॉइंटर्स लखीमपुर खीरी, बिजनौर और चंदौली की तरफ इशारा कर रहे हैं। ठीक है, तो इन डिस्ट्रिक्ट्स में क्या खास है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से? देखो, यूपी में एक ही नेशनल पार्क है जो दुधवा नेशनल पार्क है, लखीमपुर खीरी में 1977 में बना था। फिर अमनगढ़ जो बिजनौर में है वो यूपी का दूसरा टाइगर रिजर्व है, 2012 में बना। चंद्रप्रभा चंदौली में है जो 1957 में बना और ये स्टेट का पहला वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी है। और किशनपुर भी लखीमपुर खीरी में है। मैम, एक टेक्निकल डाउट है। दुधवा नेशनल पार्क है और चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इन दोनों टर्म्स में बेसिक फर्क क्या होता है? मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाती हूँ। नेशनल पार्क में स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं। इंसानों का जाना, अपने जानवर चराना और लकड़ी काटना पूरी तरह मना होता है। पर सैंक्चुरी में थोड़ी छूट होती है। एनिमल्स को प्रोटेक्ट करते हुए भी लोकल लोग थोड़ा एक्सेस पा सकते हैं अपने डेली रिसोर्सेज के लिए। ठीक है, दोनों का लेवल ऑफ रेस्ट्रिक्शन अलग है। और मैम, इसके एग्जाम अलर्ट में से कैसे सवाल बनेंगे? इसमें ज्यादा फोकस करना है कि स्टेट का सबसे पहला वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी पूछते हैं, जिसका आंसर चंद्रप्रभा होगा। और ये पूछते हैं कि अमनगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो वो बिजनौर में है। जी मैम। जानवरों की बात हो गई, अब थोड़ा आसमान की तरफ देखते हैं। चलो अगली स्लाइड देखते हैं जहां पक्षी विहार यानी बर्ड सैंक्चुरीज हैं। अच्छा, मैप पर कागज के पक्षी, जैसे वो ओरिगामी क्रेन्स होते हैं ना, वैसे बनाए गए हैं? हाँ, बिल्कुल सही ऑब्जर्व किया। मैप पर उड़ते हुए ओरिगामी क्रेन्स पक्षी विहार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इनके पॉइंटर्स अलग-अलग डिस्ट्रिक्ट्स की तरफ है जहां ये सैंक्चुरीज एक्चुअली स्थित हैं। तो इन सैंक्चुरीज के नाम और फीचर्स क्या-क्या हैं? नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव में है जो 1984 में बना था और ये यूपी का पहला है। इसका नया नाम अब शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार हो गया है। अलीगढ़ में शेखा झील है जो सबसे छोटा है। बलिया में सुरहावताल है जिसे जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार कहते हैं। और एक पटना पक्षी विहार है ईटा में जो 11वां रामसर साइट है। वेट मैम, पटना पक्षी विहार? पर पटना तो बिहार की राजधानी है ना, ये यूपी के मैप में कैसे आ गया? मैं जानती थी तुम यही पूछोगे। ये बस नाम का एक कोइंसिडेंस है। ये पटना नाम का एक छोटा सा गांव है यूपी के ईटा डिस्ट्रिक्ट में, जिसके नाम पर ये छोटा सा बर्ड सैंक्चुरी बना है। इसमें एग्जाम में कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। हाँ, बिल्कुल याद रहेगा अब तो ये। मैम, एग्जाम अलर्ट वाले बॉक्स में क्या दिया है स्लाइड पे? एग्जाम अलर्ट में सीधा पूछते हैं कि नवाबगंज पक्षी विहार का नया नाम क्या है, जिसका आंसर शहीद चंद्रशेखर आजाद होगा। और दूसरा कि यूपी का सबसे छोटा पक्षी विहार कौन सा है, जिसका आंसर शेखा झील है। ठीक है मैम। जमीन के ऊपर का सब देख लिया, अब जमीन के अंदर चलते हैं। अगली स्लाइड पर आओ, खनिज और नेचुरल रिसोर्सेज देखते हैं। जी मैम, इस मैप पर तो हीरे, पत्थर और कोयले के छोटे टुकड़े रखे हुए लग रहे हैं।
हाँ, इन विजुअल्स में जो जेम्स और डार्क स्टोन्स हैं वो यूपी के अलग-अलग हिस्सों, मोस्टली सदर्न यूपी से निकलने वाले मिनरल्स को दर्शा रहे हैं। तो यूपी में इतने मिनरल्स मिलते हैं क्या? मुझे तो लगा मुख्य रूप से सिर्फ खेती होती है यहाँ। खेती तो मुख्य है ही, पर मिनरल्स भी बहुत है जमीन के नीचे। फैक्ट्स देखो, हीरा और सज्जा पत्थर बांदा में मिलता है, ललितपुर के सुनराय एरिया में यूरेनियम और तांबा मिलता है, सोनभद्रा के सिंगरौली एरिया में डोलोमाइट और कोयला मिलता है, और संगमरमर यानी मार्बल मिर्जापुर और सोनभद्रा दोनों जगह मिलता है। एक मिनट मैम, यूरेनियम तो रेडियो एक्टिव और बहुत रेयर होता है ना? क्या यूपी में ये बहुत बड़ी मात्रा में मिलता है? नहीं, बहुत बड़ी कमर्शियल मात्रा में तो नहीं मिलता, लेकिन जियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पूरे यूपी में सिर्फ ललितपुर ही एक ऐसी जगह है जहां इसके ट्रेसेस जमीन में मिलते हैं। इसीलिए ये फैक्ट थोड़ा यूनिक हो जाता है एग्जाम के लिए। गॉट इट। ट्रेसेस ही साइफ पर रेयर है तो एम पे। और मैम, नीचे दिए रेड एग्जाम अलर्ट वाले सेक्शन में किस पर फोकस करना है? इस पैनल से 2 एमसीक्यूज हमेशा आते हैं। यूपी में यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? आंसर है ललितपुर। और कोयले के भंडार मुख्य रूप से कहाँ है? तो आंसर है सिंगरौली क्षेत्र, सोनभद्र। नोटेड मैम। अब मिनरल्स की बात हुई है, तो मिनरल से ही तो एनर्जी बनती है ना? तो चलो अगली स्लाइड देखते हैं जहां एनर्जी और पावर प्लांट्स हैं। जी मैम, मैप पर कुछ कूलिंग टावर्स बने हैं, न्यूक्लियर सिंबल है और सोलर पैनल्स भी दिख रहे हैं अलग अलग जगह। सही। ये विजुअल कंपोनेंट्स न्यूक्लियर, थर्मल और सोलर पावर को दिखा रहे हैं, जो स्टेट के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में सेटअप किए गए हैं। तो इन सब की लोकेशंस क्या हैं? बुलंदशहर में नरौरा है, जो 1991-92 में बना स्टेट का एकमात्र एटॉमिक पावर प्लांट है। कानपुर में घाटमपुर थर्मल पावर है। सोनभद्रा में ओबरा थर्मल पावर है, जो हमने सोवियत रशिया की मदद से बनाया था। और मिर्जापुर के विजयपुर में सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट 2018 में फ्रांस के सहयोग से बना है। मैम, एक थॉट आया अभी। ओबरा और मिर्जापुर सोलर प्लांट बनाने के लिए हमें रशिया और फ्रांस जैसे दूसरे देशों की मदद क्यों लेनी पड़ी? हमने खुद नहीं बनाया? देखो, ऐसे पावर प्रोजेक्ट्स बहुत ही मैसिव होते हैं स्केल में। बड़ी हेवी टेक्नोलॉजी, ऐसी मशीनरीज जो हमारे पास उस वक्त नहीं थी, और सबसे बढ़कर ह्यूज फंडिंग के लिए ऐसी इंटरनेशनल पार्टनरशिप्स की आवश्यकता होती है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के जरिए ही ऐसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स एफिशिएंटली सफल हो पाते हैं। अच्छा, टेक्नोलॉजी और फंडिंग दोनों की जरूरत होती है, समझ गया। मैम, इस स्लाइड का एग्जाम अलर्ट क्या कहता है? यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं कि नरौरा परमाणु संयंत्र किस जिले में है, जिसका आंसर बुलंदशहर होगा। और दूसरा कि ओबरा थर्मल पावर स्टेशन किसकी सहायता से बनाया गया था, तो आंसर है सोवियत रशिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद अब हम पढ़ाई और एजुकेशन की बात करते हैं। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। जी, यहाँ मैप पर एक ओपन बुक बनी है और उसके साथ क्लासिकल पिलर्स दिख रहे हैं कुछ। हाँ, ये विजुअल बहुत क्लियर है। ये बुक और पिलर्स यूपी के शैक्षिक यानी एजुकेशनल इतिहास और वहाँ के महान विश्वविद्यालयों की बुनियाद को दर्शा रहे हैं। यूपी में तो वैसे भी काफी पुरानी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस है ना? बनी, जिसे पूर्व का ऑक्सफोर्ड यानी ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट कहा जाता था। वाराणसी में संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी है, जो सबसे पुरानी है, 1891 में जॉनथन डंकन ने बनाई थी। और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी BHU, जिसे 1916 में मदन मोहन मालवीय जी ने बनाया था, वो एशिया की सबसे बड़ी रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी है। मैम, एक चीज पूछनी थी इस बारे में। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को पूर्व का ऑक्सफोर्ड क्यों कहते थे? कोई खास वजह थी इस कंपैरिजन की? बिल्कुल वजह थी। ब्रिटिश दौर में इसका जो कैंपस था, इसका पढ़ाई का एकेडमिक स्टैंडर्ड और यहाँ से निकलने वाले हजारों सिविल सर्वेंट्स और स्कॉलर्स इतने टॉप क्लास थे कि पढ़ाई की उस क्वालिटी की तुलना सीधा ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से की जाती थी। वाह, उस जमाने में इतना हाई स्टैंडर्ड था। मैम, इस स्लाइड के एग्जाम अलर्ट वाले क्वेश्चंस में क्या याद रखना है मुझे? इसने एग्जाम पॉइंट्स 2 हैं। पहला, पूर्व का ऑक्सफोर्ड किस यूनिवर्सिटी को कहा जाता है, तो आंसर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है। और दूसरा, BHU की स्थापना किस साल हुई, तो वो 1916 में हुई थी। जी, दोनों बहुत बार पूछते हैं। जी, ध्यान रहेगा। पुरानी हिस्टोरिकल यूनिवर्सिटीज तो देख ली, अब देखते हैं कुछ स्पेसिफिक एरियाज के नए इंस्टीट्यूट्स। चलो अब अगली स्लाइड पर आओ। जी मैम, यहाँ विजुअल थोड़ा मॉडर्न है। एयरप्लेन्स बने हैं, माइक्रोचिप है और एक
टेनिस रैकेट भी बना हुआ है मैप के ऊपर। हाँ, क्योंकि ये आइकॉन स्पेशल फील्ड्स को दर्शा रहे हैं आज के ज़माने की। एयरप्लेन एविएशन के लिए है, माइक्रोचिप टेक्निकल एजुकेशन के लिए और रैकेट्स स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के लिए है। अच्छा, तो मतलब स्पेशलाइज्ड पढ़ाई पर फोकस है इसमें। बिल्कुल सही। राजीव गांधी नेशनल एविएशन यूनिवर्सिटी अमेठी के फुर्सतगंज में है, जो देश का पहला एविएशन यूनिवर्सिटी है। लखनऊ में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी यानी AKTU है, जो 2000 में बनी थी और ये एशिया की सबसे बड़ी टेक्निकल यूनिवर्सिटी है। मीरठ में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बन रही है और चित्रकूट में 2001 से जगतगुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग यूनिवर्सिटी है। मैम, एविएशन यूनिवर्सिटी का कॉन्सेप्ट थोड़ा नया लगा मुझे। इसमें होता क्या है, सिर्फ पायलट बनाते हैं क्या वहाँ पर? नहीं, सिर्फ पायलट थोड़ी ना बनाते हैं। एक प्लेन को सेफ उड़ाने के लिए हजारों लोग जमीन पर काम करते हैं। इसमें एरोस्पेस इंजीनियरिंग, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, एविएशन मैनेजमेंट और बाकी सारी वो पढ़ाई होती है जो पूरे एयरपोर्ट और फ्लाइंग इकोसिस्टम को चलाने के लिए एकदम जरूरी होती है। अच्छा, ये तो काफी स्पेशलाइज्ड और कॉम्प्लेक्स फील्ड है। मैम, एग्जाम अलर्ट MCQ में क्या दिया है? करंट अफेयर्स के हिसाब से स्टेट एग्जाम्स में पूछते हैं कि मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है। आंसर है मेरठ। और राजीव गांधी एविएशन यूनिवर्सिटी कहाँ है? आंसर है अमेठी। ठीक है मैम। एजुकेशन तो ले ली, अब एजुकेशन के बाद सीधा रिसर्च का वक्त है। अगली स्लाइड पर आओ जल्दी। जी, इस मैप पर तो माइक्रोस्कोप दिख रहा है और केमिस्ट्री की वो फ्लास्क्स रखी हुई हैं अलग अलग स्पॉट्स पर। सही कहा। ये जो आइकन्स हैं वो साइंस और एग्रीकल्चर फील्ड में यूपी के टॉप क्लास रिसर्च हब्स को पॉइंट कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट्स पर। तो मेन रिसर्च इंस्टीट्यूट्स कहाँ पर स्थित हैं? देखो, आलू यानी पटीटो रिसर्च इंस्टीट्यूट मेरठ में है। झांसी में इंडियन ग्रासलैंड एंड फोडर यानी चारागाह रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जो 1962 में बना था। लखनऊ में इंडियन शुगर केन यानी गन्ना रिसर्च इंस्टीट्यूट है और वाराणसी में इंडियन वेजिटेबल यानी सब्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट है। मैम, एक लॉजिकल सवाल है मेरा। गन्ना तो मेरठ और वेस्टर्न यूपी में सबसे ज्यादा उगाया जाता है ना, तो उसका नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में क्यों बनाया गया है, उधर वेस्ट में क्यों नहीं? बहुत ही अच्छा लॉजिकल डाउट है तुम्हारा। देखो, फार्मिंग जरूर वेस्ट यूपी में ज्यादा होती है, लेकिन लखनऊ स्टेट की कैपिटल है। कैपिटल होने के कारण वहाँ लैब फैसिलिटीज, टॉप साइंटिस्ट्स के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट और ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा अच्छा मिल जाता है। इसलिए नेचुरली बड़े नेशनल इंस्टीट्यूट्स वहाँ सेटअप किए जाते हैं जहाँ गवर्नेंस आसान हो। अच्छा, हाँ, लॉजिकली ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मैम, इस स्लाइड के एग्जाम अलर्ट वाले बॉक्स में कौन से क्वेश्चन आते हैं? एग्जाम में यहाँ से स्कीम या मैचिंग क्वेश्चन जरूर आते हैं, जैसे चारागाह अनुसंधान कहाँ है? आंसर झांसी। और सब्जी अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो वो वाराणसी में है। समझ गया मैम। पढ़ाई और रिसर्च बहुत हो गई लगातार। चलो अब थोड़ा घूमते हैं। अगली स्लाइड देखते हैं, जिसमें यूपी के मेले और कल्चर की बात हो रही है। जी मैम, यहाँ मैप पर काफी रंगीन विजुअल्स हैं। एक मेला दिख रहा है, बड़ा सा जॉइंट व्हील या झूला है, एक दरगाह बनी है और कुछ जानवर भी बने हुए हैं इधर उधर। हाँ, विजुअल्स अपने आप में ही बहुत कुछ कह रहे हैं। झूला मेला का प्रतीक है, दरगाह सूफी कल्चर को दिखा रही है और जानवर पशु मेले को दर्शा रहे हैं, जो कि मैप पर अलग अलग शहरों की तरफ इशारा कर रहे हैं। यूपी में तो वैसे मेले बहुत लगते हैं हर त्योहार पर। इस स्लाइड पर कौन से मेन हैं? कुछ ही मुख्य मेले हैं जो पूछते हैं। मीरज में नौचंदी मेला लगता है, जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी का प्रतीक है। सहारनपुर में शकुंभरी देवी मेला होता है। आगरा में बाटेश्वर पशु मेला लगता है और बाराबंकी में देवा शरीफ मेला लगता है, जो सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर ऑर्गेनाइज होता है। मैम, नौचंदी मेला को हिंदू मुस्लिम यूनिटी का प्रतीक क्यों कहा जाता है एक्सप्लिसिटली? ऐसा क्या होता है वहाँ एग्जैक्टली? असल में जहाँ ये मेला लगता है ना, उस ग्राउंड पर एक तरफ माँ चांदी का प्राचीन मंदिर स्थित है और ठीक उसके दूसरी तरफ बले मियाँ की दरगाह स्थित है। जब मेला लगता है तो दोनों धर्मों के लोग वहाँ एक साथ आते हैं फेस्टिवल मनाने, बिना किसी भेदभाव के। ये एक बहुत बड़ा और शेयर्ड कल्चरल स्पेस बन जाता है सोसाइटी के लिए। वाह, ये तो बहुत सुंदर बात है, सच में असली यूनिटी का एग्जाम्पल। मैम, इसके एग्जाम अलॉट बॉक्स के क्वेश्चंस भी बता दीजिए जल्दी से। एग्जाम में सीधा पूछेंगे कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक नौचंदी मेला कहाँ लगता है, जिसका आंसर मेरठ होगा।
और बातेश्वर मेला किस प्रकार का मेला है? तो याद रखना वो एक पशु मेला यानी एनिमल फेयर है। जी मैम, ये क्लियर हो गया। मेले के बाद अब महान संगीत की बात करते हैं, यूपी के क्लासिकल हेरिटेज की। अगली स्लाइड पर चलते हैं। जी, यहाँ मैप पर एक कथक डांसर की एलिगेंट फिगर बनी है और उसके बगल में तबला रखा हुआ दिख रहा है। बिल्कुल, जो डांसर है वो यूपी के एकमात्र क्लासिकल डांस फॉर्म कथक को दर्शा रही हैं और तबला क्लासिकल संगीत के विभिन्न घरानों को रिप्रेजेंट कर रहा है स्टेट में। घराने यूपी में काफी फेमस और पुराने रहे हैं ना? बहुत ज्यादा महान है यहाँ के घराने। देखो, लखनऊ में भट्टखंडे संगीत संस्थान है जो 1926 में विष्णु नारायण भट्टखंडे जी द्वारा बनाया गया था। फिर हमारे महान गायक भीमसेन जोशी जी किराना घराने से थे और उन्हें 2008 में भारत रत्न भी मिला था इसी वजह से। कथक स्टेट का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है और किशन महाराज जी बनारस घराने के बहुत प्रसिद्ध तबला वादक थे। मैम, ये संगीत में जो घराना शब्द आता है ये एग्जैक्टली क्या होता है? जैसे बनारस घराना या किराना घराना बोला आपने अभी। घराना का मतलब बेसिकली एक स्कूल ऑफ थॉट या एक गुरु शिष्य परंपरा है संगीत की। जब किसी एक खानदान या बड़े गुरु की एक खास संगीत सिखाने की और गाने की स्टाइल पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती है और डेवलप होती रहती है तो उसे उस जगह के नाम से एक घराना कह दिया जाता है। उनकी आवाज या स्टाइल एकदम यूनिक होती है। अच्छा, अब कंप्लीटली क्लियर हो गया। एक परंपरा से जुड़ा शब्द है। और इस रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स में क्या याद रखना है यहाँ से मोस्टली हिस्ट्री और आर्ट के एमसीक्यूज आते हैं। भटकंडे संस्थान की स्थापना किस साल हुई? तो आंसर 1926 होगा। और किशन महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो वो तबला बजाते थे, ये पूछेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब क्लासिकल म्यूजिक की तो डिटेल हो गई। अब हम जमीन से जुड़े लोक संगीत यानी फोक आर्ट्स पर आते हैं जो आम लोगों में फेमस है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। जी मैम, इस मैप पर तो एक औरत दिख रही है जिसके सर पर बहुत सारे दिए यानी लैम्प्स रखे हुए हैं, वो भी पिरामिड शेप में। हाँ, ये विजुअल यूपी के बहुत ही फेमस चरकुला नृत्य की पहचान है जिसमें डांसर के सर पर एक भारी पिरामिड जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें दिए जलते हैं। साथ में कुछ फोक सिंगर्स भी बैठे दिख रहे हैं मैप पर। और कौन से फोक फॉर्म्स हैं इस वाली लिस्ट में? पॉइंट वाइज देखते हैं। चरकुला ब्रज क्षेत्र का नृत्य है जिसमें 108 दीपकों का पिरामिड सर पर रखकर डांस होता है। अवध और मिर्जापुर में सावन के महीने में काजरी लोकगीत गाया जाता है। राई नृत्य बुंदेलखंड और बघेलखंड रीजन का है और आल्हा भी बुंदेलखंड का ही लोकगीत है जिसमें वीर रस यानी ब्रेवरी की कहानियां पूरे जोश में गाकर सुनाई जाती हैं। वेट मैम, 108 दिए सर पर रखकर नाचना तो खतरनाक और लगभग इम्पॉसिबल लगता है। ये दिए टिकते कैसे हैं? डांसर गिर नहीं जाती? देखो, यही तो इस आर्ट फॉर्म की बरसों की मेहनत और प्रैक्टिस है। एक भारी लकड़ी का पहिया या सर्कुलर बेस होता है जिसके ऊपर स्टेप बाय स्टेप दिए फिट होते हैं जिसका एक पूरा फ्रेम बनता है। डांसर का बॉडी बैलेंस और उनकी मुद्राएं कमाल की एक्यूरेट होती हैं। वो अचानक जर्क नहीं लेती, बस स्मूथ मूवमेंट करती हैं, इसीलिए उनका सेंटर बैलेंस बना रहता है। अद्भुत, कमाल की आर्ट है सच में ये तो। मैम, इस स्लाइड के नीचे वाले एग्जाम अलर्ट पैनल में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है? एग्जाम अलर्ट में बेसिकली इन आर्ट फॉर्म्स के रीजन्स पूछे जाते हैं। याद रखना, चरकुला नृत्य किस क्षेत्र से जुड़ी हुई आर्ट है? तो आंसर है ब्रज रीजन। और कजरी लोकगीत मुख्य रूप से किस मौसम में गाया जाता है? तो वो सावन या बारिश के महीने में गाया जाता है। जी मैम, नोट कर लिया। चलो अब हम लोग आज के सेशन की आखिरी स्लाइड देखते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे स्टेट गवर्नमेंट स्कीम्स, जो कि हर स्टेट एग्जाम का सबसे फेवरेट और स्कोरिंग टॉपिक होता है। जी मैम, यहाँ विजुअल पिछली स्लाइड से थोड़ा अलग है। मैप को नेटवर्क नोड्स और शील्ड्स के साथ कनेक्ट किया गया है लाइंस बनाकर। हाँ, क्योंकि वो जो शील्ड्स हैं वो सेफ्टी और प्रोटेक्शन यानी मिशन शक्ति को दिखा रही हैं और जो नोड्स हैं वो गवर्नमेंट पॉलिसीज की वाइड नेटवर्किंग और इसके वेलफेयर के ग्राउंड फैलाव को दर्शा रहे हैं स्टेट के मैप पर। तो इन मेन स्कीम्स के टारगेट्स और साल क्या हैं? मैं फटाफट इसको समराइज करती हूँ। जी। पहली है किसान मित्र योजना, जो 18 जून 2001 को कल्याण सिंह सरकार द्वारा शुरू हुई थी किसानों की ग्राउंड मदद के लिए। फिर है मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, जो जून 2021 में आई थी। इसमें कोविड अफेक्टेड बच्चों को 4,000 रुपये महीने की मदद दी जाती है। तीसरी है ऑपरेशन कायाकल्प,
जो गांव के प्राइमरी स्कूल्स के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के सुधार के लिए एक बड़ी स्कीम है। और चौथी है मिशन शक्ति 2021, जो महिलाओं की फिजिकल सुरक्षा और उनकी आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए शुरू की गई। मैम, एक डाउट था। ऑपरेशन कायाकल्प जो नाम है वो सुनने में थोड़ा भारी और काफी सीरियस लगता है। इसमें एग्जैक्टली क्या किया जाता है सरकारी स्कूल्स के साथ ग्राउंड लेवल पर? देखो, कायाकल्प का लिटरली मतलब ही होता है पूरी इमेज और फिजिकल स्ट्रक्चर बदल देना। पहले गांव के सरकारी स्कूल्स टूटे फोटे होते थे, बिना किसी बेसिक सुविधा के चलते थे। इस स्कीम में उन्हीं स्कूल्स की नई टाइल्स लगवाना, साफ पीने का पानी देना, मॉडर्न टॉयलेट्स बनाना और बच्चों के लिए स्मार्ट क्लासेस बनाना शामिल किया गया है। इसका मकसद यह है कि उन्हें प्राइवेट स्कूल जैसा माहौल और डिग्निटी मिले पढ़ाई में। ये तो सच में बहुत सही और जरूरी ग्राउंड लेवल स्कीम लगी मुझे सुनकर। मैम, हमारा आखिरी एग्जाम अलर्ट MCQ क्या कहता है? इस आखिरी एग्जाम अलर्ट से डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे कि ऑपरेशन कायाकल्प मुख्य रूप से किससे रिलेटेड है, जिसका आंसर है प्राथमिक विद्यालय सुधार यानी प्राइमरी स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर। और दूसरा, किसान मित्र योजना कब शुरू हुई थी? तो वो 2001 में शुरू हुई थी। इसे ध्यान से पक्का याद कर लेना एग्जाम के लिए। जी मैम, सब क्लियर है यहाँ तक। तो देखो, यहाँ आकर खत्म होती है हमारी इन 15 स्लाइड्स की ये स्पेशल डीप डाइव क्लास। मुझे पूरी उम्मीद है कि इन डिटेल्ड विजुअल्स और स्टेप बाय स्टेप इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ने तुम्हारे इस रैपिड री-रिविजन में बहुत मदद की होगी आज। जी मैम, 100% मदद हुई है। मैप और इन विजुअल्स के बैकग्राउंड फैक्ट्स की वजह से बहुत सी चीजें जो मैं शायद भूल रहा था वो अब दिमाग में बिल्कुल क्लियर और फिट हो गई हैं, परमानेंट। थैंक यू सो मच। बस एक आखिरी सोचने वाला सवाल छोड़ती हूँ यहाँ। यूपी एक स्टेट ज़रूर है, मैप पर केवल लाइन से बना हुआ, पर अगर आप इसका विशाल ज्योग्राफी देखो, अलग अलग कल्चर्स देखो और आधी दुनिया से ज़्यादा मैसिव पॉपुलेशन देखो, तो क्या ये अपने आप में एक पूरे देश जैसा विविध और डाइवर्स नहीं लगता? इस डीपर पर्सपेक्टिव के बारे में सोचना ज़रूर जब भी इसकी हिस्ट्री पढ़ो। आज के लिए इस क्लास में बस इतना ही। आगे ऐसे ही अच्छे से पढ़ते रहो।